नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे पास पेपर है 22/9/2018 को शिफ्ट 2 में जो पेपर आयोजित हुआ वो बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से एग्जाम से पहले जाने से आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बुक आपको जरूर सॉल्व करनी चाहिए। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और अभी जो हम पेपर कर रहे हैं ये ग्रुप डी के पेपर है, स्पेशली ग्रुप डी के पेपर है। तो आज देखें पहला क्वेश्चन क्या है, लिटमस फिल्म से निष्कासित किया जाता है। देखो लिटमस पेपर जो है ना, जो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए अपन काम में लेते हैं, ये लिटमस पेपर रोसेला नामक एक लाइकेन होता है। रोसेला, लाइकेन, रोसेला, ये होते हैं ना लाइकेन, मॉस, ये जिसको आप एकदम काई जैसे बोलते हो, हरी कलर के जो जम जाते हैं, एक रोसेला नाम का लाइकेन है, उससे लिटमस पेपर तैयार होता है। आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अच्छा, देखो ये क्या होता है, ये है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक यानी कि जो बहुत ही पुराना इतिहास है जिसके लिए हमारे पास लिखित और अलिखित कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई भी लिखित अलिखित प्रमाण अपने पास है ही नहीं, है ना। वो प्रागैतिहासिक काल है जिसका कोई लिखित अपने पास इतिहास है ही नहीं। फिर आता है आद्य इतिहास, जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध तो है परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इनके बीच की अवधि जो है जिसके पास हमारे बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। हमीदा बानो बेगम जो है, हमीदा बानो तो अकबर की माँ थी। हमीदा बानो किसकी? अकबर की माँ थी। इसी के गर्भ से 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। चाकू हो जाएगा। ये तीनों मतलब कोई चीज भरने के लिए सामान है, चाकू तो औजार है। अधिकांश सरीसृपों में होता है। सरीसृप समझ गए ना, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर जो उनका हार्ट होता है उसके 3 कोश होते हैं, है ना, जैसे हमारे 4 होते हैं, इनके 3 होते हैं। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? अरे भाई ये तो हम भूल ही नहीं सकते, 8 नवंबर 2016 का वो दिन। ठीक है, चलो। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कॉलम को ग्रुप बोलते हैं अपन। ऊर्ध्वाधर मेंडलीफ में ग्रुप बोलते हैं तो समूह हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर समझिए ना इस तरह से, तो इसमें ग्रुप होते हैं ये, है ना। ठीक है। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तांबा, जस्ता, लेड, एल्यूमिनियम। इसमें से तो एल्यूमिनियम आंसर होगा। वैसे देखो, कभी आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, तो अब तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। पर इसने क्या एलिमेंट नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है? धातु पूछी है, मेटल पूछा है ना। तो मेटल अपनी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मिलता है वो एल्यूमिनियम है। ओके, ध्यान रखना, लोहा नहीं है। कई लोग लोहे से कंफ्यूज जाते हैं, नहीं, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? भाई न्यूटन की गति का दूसरा नियम कह रहा है। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित होता है तो वो बाह्य बल जो है वो उसमें उत्पन्न संवेग की परिवर्तन की दर के बराबर होगा। मतलब F बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, है ना। यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब देख लो, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गतिमान होती है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये जो अपन ने ये चीज लिखी है अभी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रही है। किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की तरह, गति में परिवर्तन हो रहा है, उस बार पर शुद्ध बल की दिशा पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होते हैं। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हो। अब यहाँ पे इसने गति लिखा है, एक ही बात है। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। यार सही आंसर क्या है? 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सूर्योदय से पहले
आकाश में लालिमा दिख जाती है, सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी आपका आकाश थोड़ी देर के लिए लाल दिखाई देता है। ये सब किस कारण होता है कि सूर्य की किरणें जो है वो थोड़ी बेंड होके, यानी कि मुड़ के वायुमंडल में टकरा के वो थोड़ी बेंड हो जाती है और हमको दिखाई देने लगती है, इसलिए ये अपन को दिखाई देता है। लगभग 2 मिनट का गैप आ सकता है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग की गई थी। देखो, भारत की पहली फिल्म ये बनाई थी दादा साहब फाल्के ने, ये राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। और ये है ना गूंगी बैरी पिक्चर थी, इसमें साउंड नहीं था और ये 1913 में रिलीज हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है 21 अप्रैल 1913 होगा इसका आंसर। मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ओके, अंडकोश होते हैं, वृषण होता है, शुक्रवाहिका होती है, अंडाशय, ओवेरी तो ये महिला के प्रजनन का पार्ट है, महिला जनन प्रणाली जो है ना उसका पार्ट है अपना, मतलब पुरुषों का नहीं है ये। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। देखो, छठे आवर्त में होते हैं, इनमें होते हैं 18 18 32। जो छठा आवर्त होता है ना, आवर्त होते हैं यार ये इस तरह से जो है ना, ये आवर्त है, ठीक है। तो ये इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं, पक्की बात है, छठे आवर्त में 32 होते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है? निम्न में से बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है? देखो, बैलेंस चेक करना है तो हमेशा देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे Mg तो 1 है पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो बैलेंस नहीं है। H2O2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हो गए पर ऑक्सीजन तो 1 ही है, ये भी बैलेंस नहीं है। NaH2O, तो Na 1 है, ठीक है, O 1 है, ठीक है। अब H2 यहाँ पे आ गया पर यहाँ पे एक और है, 3 H आ गए हैं, ये भी बैलेंस नहीं है। 2MgO2, तो इसने 2 से मल्टीप्लाइज कर दिया, 2MgO हो गया, तो दोनों ही 2 2 हो गए। डी वाला बैलेंस है। बैलेंसिंग आपको चेक करनी पड़ेगी हमेशा। क्या करो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के अंदर इनकी गिनती कर लो, है ना। जितने लेफ्ट हैंड के अंदर होने चाहिए उतने ही राइट हैंड के अंदर होने चाहिए, नहीं तो क्या इसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर ये ऐसा कर दे इसको 2Mg और 2MgO, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये H2O2 कर दे, तो ये अगर इसको ऐसा कर दे 2H2 और यहाँ पे भी 2 लगा दे, तो बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे कैसे, ये यहाँ पर भी इसको 2 कर दे और इसको भी 2 कर दे, तो भी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से नीचे वाला बैलेंस था, बाकी सारे बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट देखो, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। देखो, बर्फ जब पिघलती है ना, जब तक सारी बर्फ नहीं पिघल जाती तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तब तक वो पानी, मतलब जो 0 डिग्री पे बर्फ पिघलेगी ना, तो फिर 0 डिग्री तापमान वाला पानी बनेगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब है कि ये इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। इसका तापमान क्या परिवर्तित नहीं होता है जब तक कि पूरा बर्फ नहीं पिघल जाएगा, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। 800 किलोग्राम भार वाली कार के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो देखो, है तो ये वर्क का फॉर्मूला पूछ रहा है, बट यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो कार्य है वही ऊर्जा है। अब ये गतिमान है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। देखो, हाफ m कितना है? 800 kg, ये लो 800 kg। अब v कितना है? अब v में दिक्कत ये है कि ये चेंज हो रहा है ना, 5 मीटर से 10 मीटर तक जा रहा है, तो इसको अपन बनेगा 10 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 400, 10 में से 5 गए 5, 5 का स्क्वायर, और ये कितना है 400, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 400, क्योंकि 25 चौक 100, 2 जीरो पहले से है ही है, ठीक है। तो ये कितना आया? ये आया आपके 10,000 जूल आ गया, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 10,000 जूल आ गई। ये किलो जूल बोल रहा है, तो 1 जूल में कितने 1000 जूल होते हैं ना, 1 किलो जूल में कितने 1000 जूल होते, तो इसको 1000 से भाग दे दो, किलो जूल आ जाएंगे, है ना। तो 1000 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 10 किलो जूल आ जाएगा। 10 किलो जूल आंसर ये रहा, 10 किलो जूल। 2 बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? देखो, एक्चुअली क्या होता है, जो बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है ना, वो बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करता है।
क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सारी बिजली तो वही खा जाएगा ना, वोल्टेज तो वहीं ड्रॉप हो जाएगा, तो वोल्टेज ही वहां पे ड्रॉप हो जाएगा तो फिर वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो बल्ब जो सबसे डिम लग रहा है, सबसे कम लग रहा है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब शाइनी नहीं है वो, है ना, वो उसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा। तो ये लिखा हुआ है जो सबसे डिम बल्ब होगा ना, सबसे डिम समझ रहे हो ना, सबसे कम चमकीला, उसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखो ऊर्ध्वपातन का मतलब है सब्लिमेशन, यानी कि आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो, वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब कि वो हवा में उड़ जाता है। जैसे नेफ्थलीन उड़ जाता है, कपूर की गोलियां होती है वो उड़ जाती है, अमोनियम क्लोराइड भी उड़ जाता है, बट सोडियम सल्फेट जो है वो नहीं उड़ता है, ये एक ऊर्ध्वपातक नहीं है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। दर्पण कैसा है, ये उत्तल दर्पण है ना, देखो उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और क्योंकि ये अनंत पर है इसलिए हमेशा ये छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, आभासी और छोटा। ये दर्पण वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, एक टेबल बनी हुई है, वस्तु को यहां पे रखा तो ऐसा होगा, यहां पे रखा तो ऐसा होगा, वहां से ये क्वेश्चन होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये है अपने उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5.6 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा। चलो हो जाएगा, कोई नहीं। देखो ये इसको ऐसे करना पड़ेगा अपन को, जैसे क्या होता है, एक यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर, है ना, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की घात 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है। अब 1 किलोवाट में इतना है तो फिर 5.6 किलोवाट में कितना होगा, तो 5.6 किलोवाट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की घात 6, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 5.6 इंटू 3.6, ठीक है, पॉइंट का लगा दिया यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपन को, जो 36 इंटू 6, 6×36 की 6 हासिल लगी 3, 6×18 और 3=21, है ना, तो एक 6 यहाँ आ जाएंगे, 21 चला जाएगा यहाँ, फिर आता है 36 इंटू 5, 6×5 = 30, हासिल लगी 3, 5×3 = 15 और 3 15 और 3 18, 21 पहले का, तो 180 + 21 1, 8 और 2 10, मतलब ये कितना हो गया, ये तो ऑब्वियस ही बात है 201 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 201, 1 2 1 2, ये पॉइंट 20.16, 20.16 है क्या, ये रहा 20.16। कुछ नहीं करना है यार, बड़ा आसान सवाल है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है। आप तो हमेशा ये याद रखो, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है ना, और 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अब आपको डाउट हो कि ये कहाँ से आया, तो कुछ नहीं है, 1 किलोवाट मतलब कितने वाट, 1000 वाट, 1 घंटा मतलब कितने सेकंड, 3600 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। फिर बस 1 किलोवाट में इतना है तो 5.6 किलोवाट में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर तो कोलकाता शहर स्थित है, आसान सवाल था। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, ये कह रहा है संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड, स्प्रिंग बिल्कुल मतलब स्प्रिंग मतलब कंप्रेस्ड हुई हुई है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ये तो भाई आप किसी वस्तु को दबा देते हैं, है ना, जैसे वो सोफे के अंदर स्प्रिंग लगी हुई थी, आप बैठ गए, तो कौन सी ऊर्जा है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा है। के तत्वों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो परमाणु भार के ऊपर तो पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मेंडलीफ ने दी थी, याद है ना, सबसे पहले एटॉमिक वेट के ऊपर जो है मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। तो मेंडलीफ का जो आवर्ती नियम है वो परमाणु भारों पर आधारित है, सही है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव जंतु है, अमीबा के अंदर क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस के 2 टुकड़े होते हैं, उसके बाद फिर वो पूरा के पूरा जो कोशिका ही होती है वो 2 टुकड़े कर लेती है, तो द्विखंडन कहते हैं इसको, बाइफ्रिकेशन कहते हैं, है ना, द्विखंडन, सही है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, देखो पेरेनेकाइमा उत्तक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, इनका अंदर का क्षेत्र बड़ा होता है, ये बायोलॉजिकल का
स्टैंडर्ड सवाल है यार, ठीक है। अगर बायोलॉजी आप पढ़ोगे टिश्यू वाला चैप्टर, उसमें ये लिखा हुआ है। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में संवेग कितना होगा? अच्छा, संवेग का तो फॉर्मूला अपने पास सीधा सीधा है, P बराबर mv, है ना। m कितना है 80 और v कितना है 60 मीटर पर सेकंड इंटू 60, 0 0 8 अंक 48। ओके, अब m है किलोग्राम में और v है मीटर पर सेकंड में, यानी सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 आएगा एक, तो 4800 किलोग्राम मीटर, ये वाला ए आंसर ठीक। आपको यूनिट भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यूनिट क्या है, वेलोसिटी का ही है, तो वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड है, सेकंड ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? देखो, व्यक्ति के अंदर सबसे लंबी जो कोशिका होती है ना, वो यही होती है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जो कोशिका होती है ना, न्यूरो कोशिका जिसको बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। 2 किलोग्राम भार वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा? बल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F बराबर ma, रख दो यहाँ पे, F बराबर ma, m दे रखा है 2 kg, a दे रखा है, त्वरण ही दे रखा है ना, हाँ त्वरण ही दे रखा है, कुछ करना ही नहीं था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, 8 न्यूटन, ये रहा 8। ओके, नेक्स्ट देखो, आधार आधारित लेन देन के लिए आंखों के पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ये रेटिनल स्कैन की बात कर रहा है। रेटिनल स्कैन से आपका अकाउंट ओपन होगा, ये सबसे पहले किया था एक्सिस बैंक ने। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है, ये बड़ा फेमस हो गया था। आपको पता है टाटा ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, एयर एशिया, इन्होंने श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू किया, श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट चलाई थी इन्होंने पहली बार। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री रहा? ये यार मध्यकाल के अंदर आया था जुआंग जान, जो विजयवाड़ा में लगभग 12 साल रहा और उसने यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। नेक्स्ट देखो, एक गेंद को 20 मीटर के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान होगा। अच्छा, तो इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। अब इसको अपन ने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंकेंगे तो ये S की जगह H हो जाएगा, ut तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर फेंका है ना। देखो, जब भी ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, तो क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब रख दो, ये इसका ओरिजिनल मतलब इनिशियल वेग है u, तो u की जगह रखने का 20 सेकंड। फिर ये कह रहा है 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड करना पड़ेगा, माइनस हाफ g, इसने कहा है 10 ले लो, 10 ले लो, t का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करो, 30 तिया 60 माइनस ये 2 पंजे 10, 3 तिया 9, तो 5 गुणा 9 कितना आ गया 60, 9 पंजे 45, 60 में से 45 गए कितने? 15 मीटर, ये रहा 15 मीटर। कुछ नहीं है, ये वही वो गति के समीकरण वाला फॉर्मूला है, S बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। बस थोड़ी सी इंटेलिजेंसी ये करनी थी इसमें। ये क्या, S का होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि आप ऊपर फेंकते हो तो वो H हो जाता है, हाइट हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा -G लगता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? -G हो जाता है। ओके, और वापस वो जब नीचे गिर रहा है तब वो वापस पॉजिटिव G होता है। तो ये इसने ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे बस माइनस करना था अपन को। फिर ये कह रहा है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स साइज। बहुत आसान सवाल है ये क्या कह रहा है कि कार्बन के अंदर जो है उसके एटम्स जो है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। देखो, जितना ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, उतने ही पास में कण होंगे, इतने ज्यादा पास होंगे। अब कण जितने ज्यादा पास होंगे, एटम का साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, एटम का साइज जो है वो
स्मॉल हो जाएगा। बात समझे ना भाई, जितना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इसका मतलब कि पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, पार्टिकल पास पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस की साइज घट जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है, यानी कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो उतना ही अच्छा विद्युत का चालक होगा। और विद्युत का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? चांदी, सिल्वर, फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा। ओके, तो ये हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो यार, ये हर पेपर के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि हमारे इस पेपर में लगातार फिजिक्स के फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेविटी का क्वेश्चन आ रहा है, न्यूटन की गति के जो नियम है, गति के जो समीकरण है उन पे क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहा है ना, चाहे वो किलोवाट घंटा पे आए, चाहे करंट निकालने का है, चाहे चार्ज निकालने का है। और एक क्वेश्चन जो है आपका पीरियोडिक टेबल पे आ रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं। तो आप बार बार दोस्तों इनको करके जाओ, नहीं आते हैं तो एक बार बैठो आराम से, इनको वापस से तैयार कर लो, फॉर्मूले तैयार कर लो। और आपने देखा होगा अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सारी चीजें पुटअप ही करनी है, बाकी कोई ज्यादा कोई काम नहीं करना है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेपर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। Please like